हेलो, नमस्कार। वाया रॉबिन स्टोरी के इस दूसरे वीडियो में हम लोग स्टोरी का टेक्स्ट पढ़ेंगे। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव डिस्कस्ड द स्टोरी इन जनरल and little about the writer Shashi Deshpande. We have discussed summary, we have discussed the theme, we have discussed the question. And now we'll discuss the text, whole text. I'll read line by line and try to explain it and will give you the hard words. Okay, so that आपको टेक्स्ट easily समझ में आए। चलते हैं टेक्स्ट पर और देखते हैं। दैट इज, देखिए, स्टोरी का नरेटर एक महिला है जो कि मदर है, और इसके अलावा दो कैरेक्टर और हैं स्टोरी में। दैट इज डाटर एंड हर हस्बैंड, नरेटर्स हस्बैंड। डाटर, फादर एंड मदर, यही टोटल तीन कैरेक्टर हैं। मदर जो है वो यहाँ पर नरेटर है, और कहानी बिगिन होती है उसकी डाटर के क्वेश्चन से। उसको स्कूल का एक होमवर्क मिला हुआ है, और उस होमवर्क में उसे रॉबिन बर्ड पर कुछ लिखना है, एक कंपोजिशन लिख करके ले जानी है, और वो अपनी मदर से आकर के पूछती है। यहीं से कहानी बिगिन होती है। नरेटर कहानी को इसी क्वेश्चन से बिगिन करती है। टेल मी समथिंग अबाउट इट, शी सेज, अबाउट रॉबिन। ठीक है, तो क्वेश्चन उसका है कि टेल मी समथिंग अबाउट इट, इसके विषय में कुछ बताइए, रॉबिन के विषय में कुछ बताइए। बट वाई अ रॉबिन? ठीक, क्वेश्चन का जवाब क्वेश्चन से ही मिलता है। नरेटर ने कहा कि भाई रॉबिन ही क्यों, वाई अ रॉबिन? दिस क्वेश्चन इज प्रोमिनेंट इन दिस होल स्टोरी। आई डोंट नो, शी सेज केयरलेसली। दे देन फॉर्मली, पहले केयरलेसली उसने कहा कि मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। देन आफ्टर फॉर्मली कहा, मतलब स्ट्रिक्ट वे में, कि दैट इज टीचर सेड सो। टीचर सेड रॉबिन, टीचर ने कहा है कि रॉबिन पर ही लिखना है। Foolishly, I ignore the finality of her words and blunder on. और फुलिसली, मूर्खतापूर्ण तरीके से उसने जो है, जो फाइनलिटी थी, अंतिम स्थिति थी, जो अंतिम वर्ड्स थे उस लड़की के, उस डाटर के, उसको उसने जो है इग्नोर कर दिया। और उसने गलती से एक ब्लंडर करके क्या किया कि वाई नॉट अ बर्ड वी नो समथिंग अबाउट। एक क्वेश्चन फिर से कर दिया कि क्यों वो चिड़िया नहीं जिसके विषय में हम जानते हैं, अ स्पैरो और मैना और इवन अ पिकॉक। कि कोई स्पैरो, कोई मैना, कोई पिकॉक, ये क्यों नहीं? वाई रॉबिन, रॉबिन ही क्यों? नो, नॉट दोज, आई वॉन्ट अ रॉबिन, शी सेज विद चाइल्डिश पेटुलेंस। पेटुलेंस का मतलब होता है चिड़चिड़ापन। एक बचकाने चिड़चिड़ेपन के साथ उसने कहा, नहीं नहीं नहीं, मुझे और कुछ नहीं, और कोई नहीं, मुझे रॉबिन ही चाहिए, रॉबिन पर ही लिखना है, टीचर ने कहा है। हर लोअर लिप इज थ्रस्ट फॉरवर्ड, उसका जो निचला हिस्सा होठ था वो थोड़ा सा ऐसे आगे। जब बच्चे गुस्से में होते हैं तो इस तरीके से अपना निचला होठ बाहर निकाल लेते हैं, कुछ उसी तरीके से वो निकाल करके बैठी। एंड हर फोरहेड इज फ्रॉन्ट, उसका जो मत्था था, उसका जो फोरहेड था वो फ्रंट था। फ्रंट का मतलब है कि झुर्रीदार, उस पर झुर्रियाँ आ रही थी, ऐसा लग रहा कि जैसे वो गुस्से में है। हर आईज आर एंग्री, उसकी जो आंखें हैं उनमें गुस्सा है। बट आई एम अमेज्ड एट हर ब्यूटी, लेकिन जो नरेटर है उसको और कुछ नहीं, उसे केवल उसकी ब्यूटी दिख रही है। कितनी सुंदर लग रही है उसकी ब्यूटी, हाउ ब्यूटीफुल शी इज। How did I, so plain, so common, get a daughter like her?
अब वो इस बात पर आश्चर्य कर रही है कि उसके जैसी एक साधारण बिल्कुल कॉमन सी दिखने वाली महिला इतनी सुंदर सी बेटी कैसी हो सकती है। हर ब्यूटी ऑलवेज गिव्स मी अ फिजिकल रेंच। रेंच का मतलब है पीड़ा। उसकी जो ये सुंदरता है उसको देख करके उसको कभी कभी पीड़ा होती है, दर्द होता है, फिजिकल रंच फील करती है। एंड सैडन्स मी, और मुझे दुखी कर देती है। इट पुट्स डिस्टेंस बिटवीन अस। कैन वन एनवी वंस ओन डॉटर। उसे इस बात का आश्चर्य कि भाई क्या कोई अपनी ही बेटी से जलन रख सकता है। आई थिंक आई डू। कहती हाँ शायद मैं रखती हूँ। सी गेट्स सो मच आउट ऑफ लाइफ एफर्टलेसली ग्रेसफुली व्हाइल आई। वो कहती है कि उसे जीवन से बहुत कुछ मिला बिना एफर्ट के, ग्रेसफुली। ग्रेसफुली का मतलब कृपापूर्वक ऐसे ही मिल गया उसको जीवन से। वो कितनी सुंदर है। बट आई, और अपनी स्थिति सोचती है कि वो कैसी दयनीय कंडीशन में है। देयर इज गैप बिटवीन डॉटर एंड मदर, गैप इज बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। वो उस फैमिली में एडजस्ट नहीं कर पा रही है। लॉट थिंग्स कंपेयर करती है बट आगे कुछ कहती नहीं। फिर से क्वेश्चन आ गया उसकी बेटी का। टेल मी समथिंग अबाउट द रॉबिन। दिस इज ऑलमोस्ट द फर्स्ट टाइम माई डॉटर इज अपीलिंग टू मी फॉर हेल्प। और ये लगभग पिछले 12 सालों में शायद पहली बार है कि जब उसकी बेटी डायरेक्टली उससे कुछ अपील कर रही है, कुछ पूछ रही है, कोई हेल्प चाह रही है। एंड आई कैन नॉट हेल्प हर। और जो नरेटर है वो उसकी हेल्प नहीं कर पा रही। आई फ्रॉन इन माई टर्न, परप्लेक्स्ड एंड वरीड। व्हाट शैल आई से। क्या कह सकते। परप्लेक्स्ड का मतलब होता है हतबुद्धि या भ्रमित। वो बिल्कुल भ्रमित सी पड़ी है, ठीक है। और फ्रॉन्ड है, थ्योरी उसकी चढ़ी हुई है, ठीक है। मीन्स कि कंफ्यूज्ड है कि वो क्या उसको जवाब दे। आई डोंट नो आई से एट लास्ट। फाइनली सोच विचार करके उसने केवल एक छोटा सा आंसर दिया। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है। आई नो नथिंग अबाउट इट। मुझे इसके विषय में कुछ नहीं पता है एक्सेप्ट दैट इट्स अ प्रेटी बर्ड with a red breast and it comes in winter. Children feed it bread crumbs. कि केवल इतना पता है कि ये ठंड के महीने में आती है, बड़ी सुंदर चिड़िया है, इसके जो ब्रेस्ट्स हैं वो रेड कलर के हैं और बच्चे जो है इसको ब्रेड खिलाते हैं। बस। द वर्ड्स कम आउट haltingly, hesitantly. I feel like I did when I was a child answering questions I was not very sure of. और उसको ऐसा महसूस हो रहा था, ऐसे अटक अटक के बोल रही थी। उसके शब्द ऐसे कठिनाई से बाहर आ रहे थे, हेजिटेशन के साथ बाहर आ रहे थे, कि जैसे जब वो बचपन में उसको किसी प्रश्न का उत्तर ठीक से प्रिपेयर नहीं होता था तो तब वो रुक रुक करके जैसे उत्तर देती थी, ठीक वैसा ही उसको लग रहा है आज। हर एक्सपेक्टेंट लुक unnerves me even more. उसका जो एक्सपेक्टेंट लुक था, उसका जो एक उम्मीद से भरी नजरें थी, वो क्या कर रही थी, न अनर्व्स मी, ठीक ना, उसको अनर्व कर रही थी। अनर्व का मतलब है कि डरा रही थी, उसको कमजोर कर रही थी, असहज कर रही थी। शी इज लुकिंग एट मी, मुझे देख रही थी। हेड हेल्ड ऑन वन साइड ऑलमोस्ट लाइक अ बर्ड हरसेल्फ। जैसे वो चिड़िया खुद हो और एक तरफ सिर झुकाए हुए उसको देख रही हो, ठीक वैसे ही वो लड़की, उसकी बेटी, एक तरफ सिर को झुकाए हुए उसको देख रही थी। बट नॉट वन दैट विल लेट मी रफल इट्स feathers. रफल का मतलब होता है कि उलझा देना, उस पर हाथ फिरा देना। लेकिन वो चिड़िया ऐसी चिड़िया नहीं थी कि वो जिसके पंखों पर अपने हाथ, फिदर्स पर अपने हाथ फिरा सके, उसके पंखों के इधर उधर उलझाने थे। नॉट वन दैट विल कम एंड पेक फ्रॉम माई हैंड्स। पेक का मतलब होता है कि कुतरना, चोंच से खाने को कुतरना। और वो ऐसी भी नहीं थी कि जो
आकर के उड़ करके उसके हाथों पर रखे हुए खाने को उतरेगी। As I stop, she burst out. जैसे वो इतना 3 सेंटेंस कह करके रुकी, लड़की चिल्ला पड़ी, बस्ट आउट। आह, ओह, इट्स दैट ऑल? व्हाट्स द यूज ऑफ दैट? क्या फायदा इसका? आई एम सपोज टू डू अ 2-page कंपोजिशन ऑन द रॉबिन एंड यू टेल मी 2 words? मुझे कुछ 2 पेज का कंपोजिशन लिखना है और तुम मुझे केवल 2 शब्द बता रही हो। यू कांट हेल्प मी, यू आर नो यूज एट ऑल। आई एम कॉन्सियस दैट आई फेल्ड हर। आई ट्राई टू मेक अमेंड्स। नरेटर को महसूस हुआ कि वो फेल थी, वो उसको कुछ बता नहीं पाई थी। उसने कुछ अमेंड्स करने की कोशिश की, कुछ बदलाव करने की कोशिश की। बदलाव क्या, उसको जिसके विषय में पता था उसी का सजेशन दे सकती थी। उसने कहा कि व्हाई डोंट यू राइट अबाउट अ पिकॉक? तुम एक पिकॉक के विषय में क्यों नहीं लिखती? दैट्स अ ब्यूटीफुल बर्ड। वो भी एक बड़ा सुंदर सा पक्षी है। लड़की ने कहा। टीचर सेड नो एक्सोटिक बर्ड्स। एक्सोटिक नया वर्ड था उसके लिए। सी प्रोनाउंसेस द न्यू वर्ड केयरफुली एंड विथ प्राइड। उसने इस नए शब्द को एकदम केयरफुली प्रोनाउंसिएट किया था और प्रोनाउंसिएशन करते समय उसके अंदर एक अलग प्रकार का प्राइड था, एक अलग ही गर्व दिख रहा था। बट पिकॉक इजंट एक्सोटिक, इट belongs here. In some places it's quite common. नरेटर ने कहा कि ये एक्सोटिक नहीं है। एक्सोटिक का मतलब है विदेशी, बाहर की, यहाँ की नहीं। ये यहीं से बिलोंग करती है। इन सम प्लेसेस इट्स क्वाइट कॉमन। अपने देश के कुछ स्थानों पर ये तो बड़ा कॉमन सा बर्ड है, हर जगह देखने को मिलता है। यू डोंट अंडरस्टैंड, लड़की ने कहा। इसे स्कॉर्नफुली, स्कॉर्नफुली कहा उसने। लुकिंग डाउन एट मी, नरेटर को देखते हुए। स्कॉर्नफुली का मतलब होता है तिरस्कारपूर्ण तरीके से। एंड ऑलरेडी एट 12, अब वो 12 साल की हो चुकी थी। कौन? बच्ची जो उससे बात करे थी, उसकी बेटी। सी सीम्स टालर दैन मी, वो देखने में उससे थोड़ा लंबी दिखती थी। ऑलरेडी एट हर एज सी नोज मोर देन आई डू, और वो इतनी बड़ी हो गई थी कि शायद नरेटर से ज्यादा जानती थी। देयर इज नो अकर्डनेस इन हर, उसके अंदर किसी प्रकार की अकर्डनेस नहीं थी, कोई कठिनाई उसको नहीं थी, कुछ भी वो अजीब सा फील नहीं करती थी। शी होल्ड्स हर सेल्फ विद अ ग्रेस एंड पॉइस। ग्रेस का मतलब होता है कि इट इज जो बहुत ही शानदार हो, एकदम लालित्य से भरा हुआ हो, सुंदर हो। एंड पॉइस का मतलब होता है आत्मविश्वासपूर्ण। वो बहुत ही लालित्य और आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी। आई हैव नेवर अचीव्ड मीन्स वो जैसी थी वैसी नरेटर कभी नहीं हो पाई। वी कांट चूज द सब्जेक्ट आवरसेल्व्स, यू डोंट अंडरस्टैंड, यू डोंट नो एनीथिंग। फिर से वो चिल्लाई। कौन? लड़की। कि हम खुद से सब्जेक्ट चुन नहीं सकते। यू डोंट अंडरस्टैंड, आपको समझ में नहीं आता है। यू डोंट नो एनीथिंग, आपको कुछ पता नहीं है। आई लुक एट हर टेरिफाइड, नरेटर ने उसको बहुत भयभीत तरीके से देखा। टेरिफाइड। शी हैज ऑलरेडी जज्ड मी एंड फाउंड मी वांटिंग, और उसने उसको ऑलरेडी ही पहले ही जज कर लिया था, उसके ऊपर वो अपना निर्णय कर चुकी थी। देयर इज नथिंग मोर आई कैन पे से, इससे ज्यादा कुछ नहीं था जो मैं कहती, कुछ भी इससे ज्यादा नहीं। देयर इज नथिंग मोर देन आई कैन से। आई लुक एट हर
terrified. She has already judged me and found me wanting. There is nothing more I can say. I'll ask Papa. लड़की ने फिर कहा कि मैं पापा से पूछ लूंगी. He is sure to know. निश्चित रूप से उन्हें पता होगा. He'll help me. वो मेरी मदद करेंगे. लड़की ने कहा बहुत आत्मविश्वास के साथ कि पापा उसकी मदद करेंगे. हमेशा वही करते थे. She begins to gather her books. उसने अपनी किताबें समेटना स्टार्ट कर दिया. For some reason I don't want her to go. और जो नरेटर है वो कुछ और भी कारण से उसको जाने नहीं देना चाहती थी. वो चाहती थी कि वो उसके पास रुके, बैठे, थोड़ी देर बात करे. But there was no bridge between the two. कुछ ऐसा नहीं था जो उन दोनों को बांध करके रखता. दोनों बड़ी दूरी थी. मदर और डॉटर so away for each other. आगे देखेंगे. So for some reason I don't want her to go. I want to hold on the moment to her. वो उसे इस समय रोक करके रखना चाहती थी. A peacock, I say helplessly, feebly. और वो हकलाते हुए असक्त भाव से हल्के से उसने कहा कि एक पीकॉक, मोर पर लिख लो. I'll tell you about peacock. मैं तुम्हें पीकॉक के विषय में बता दूंगी. बट डॉटर को रॉबिन चाहिए था. वो चली गई. नहीं सुना उसको. और जाते जाते उसने कहा I said a robin. मतलब I ask again. I said a robin. मुझे रॉबिन चाहिए. उसने जाते जाते कहा. She bites off her words sharply, irritated and impatient with my obtuseness. और वो बहुत इम्पेशेंटली, बहुत इरिटेट होकर के अपने शब्दों को काटती हुई से उसने कहा I said a robin. She is sharp, almost like a blade. वो एक ब्लेड की तरह शार्प थी. जैसे ब्लेड की धार तेज होती है, कुछ वैसी ही शार्प. When I was a girl. अब नरेटर को अपना पास्ट याद आ रहा है जब वो खुद बच्ची थी. When I was a girl, a friend told me to use blade to keep my legs smooth and clean. जब वो बच्ची थी तो उसकी एक फ्रेंड ने उसको समझाया था, बताया था कि कैसे ब्लेड्स का यूज़ करके पैरों को एकदम स्मूथ और क्लियर किया जा सकता है. यानी कि जो पैरों पे बाल उगाते हैं, जो रोएं उगाते हैं, उनको किस तरीके से ब्लेड का उपयोग करके क्लीन किया जा सकता था. ये उसको उसकी फ्रेंड ने सिखाया था. आई वॉज क्लमजी. क्लमजी का मतलब होता है फूहड़ या लापरवाह. आई वॉज क्लमजी एंड द शार्प ब्लेड गिव मी लिटिल निक्स. निक्स का मतलब हुआ कि खरोंच, चोट, कट का निशान. कट्स दैट ब्लीड प्रोफ्यूजली, ब्रीफली, देन हील्ड फास्ट. और वो फूहड़ थी. उसने अपने आप को फूहड़ कहा कि वो उसका ब्लीड्स का यूज़ करने लगी और उसके पैरों पर खरोंच आ गई. कट गए उसके पैर और वहाँ से ब्लीडिंग हुई. लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही वो घाव भर गए. नाउ माई डॉटर्स वर्ड्स, हर ग्लैंस लैक्रेट मी दैट वे. और अब जो मेरी बेटी है उसके जो शब्द हैं, उसकी जो निगाहें हैं, मुझे ठीक उसी तरीके से घायल कर रहे हैं. लैक्रेट मी. लैक्रेट का मतलब होता है फाड़ना या चीरना. ठीक है, ठीक उसी तरीके का कटते रहे हैं मुझे. और समटाइम्स आई फील आई हैड ब्लीडिंग निक ऑल ओवर मी, कट्स दैट ब्लीड प्रोफोजली एंड हील फास्ट. ठीक वैसे ही जैसे उसके पैरों में उसमें घाव लगे थे. और वैसे ही अब उसको महसूस होता है कि उसकी बेटी के जो शब्द हैं उसको उसके पूरे शरीर में कटते देते हैं और जिनसे ब्लीडिंग हो रही है. लेकिन धीरे धीरे जल्दी ही वो घाव भर जाते हैं.
मैं भूल जाती हूँ कि क्या कहा था बेटी ने, कितना दुखी किया था अपनी बेटी के शब्दों ने मुझे। वाई रॉबिन, फिर से उसने एक प्रश्न किया, बट इस बार उस प्रश्न को सुनने के लिए उसकी बेटी नहीं थी, जा चुकी है, अब वो अकेली है। नरेटर, आई आस्क अगेन एंड दिस टाइम आई एम टॉकिंग टू माई सेल्फ, शी इजंट देयर एनी मोर। वाई रॉबिन, फिर से उसने खुद से ही प्रश्न किया, वाई रॉबिन। हाउ ऑफन आई हैव आई वांटेड टू आस्क माई हस्बैंड। अभी तक का जो डिस्क्रिप्शन था वहाँ अभी मदर और डॉटर के बीच में जो एक गैप था वो आपको देखने को मिला। अब यहीं उसी नरेशन के कंटिन्यूएशन में उसको उसके हस्बैंड के साथ कैसा गैप है, कैसी दूरी है, वो भी देखने को मिलेगी। कह रही, हाउ ऑफन आई हैव वांटेड टू आस्क माई हस्बैंड व्हाई मी। वो अपने हस्बैंड से बार बार यही पूछना चाहती थी, व्हाई सी, वो व्हाई मी, क्यों वही। बट आई नो he would walk out on me the way the child has, irritated, impatient but not angry. लेकिन वो जानती थी अगर वो उससे ये प्रश्न पूछेगी तो वो भी उसको इग्नोर करके चले जाएंगे ना। वॉकआउट का मतलब है छोड़ करके चला जाना, एकदम चुपचाप। और कैसे जाएंगे, जैसे वो बच्ची चली गई, इरिटेटेड, इम्पेशेंट बट नॉट एंग्री। हर कोई इसकी बातों से इरिटेट होता है, अधीर हो जाता है, बट इस पर कोई गुस्सा भी नहीं करता, कोई इसको गुस्से के काबिल भी नहीं समझता है। ही इज रेयरली मूव्ड टू एंगर। उसका जो हस्बैंड है उसको रेयर ही गुस्सा आता है, उस पर कभी गुस्सा भी नहीं करता। ही इज रेयरली मूव्ड टू एंगर बट हिज साइलेंस मोर एलोक्वेंट देन एनी एंगर फ्रीज मी। जो उसका साइलेंस है, जो उसका मौन है, उसका जो चुप रहना है, वो उसके शब्दों से ज्यादा मुखर है। कई बार किसी किसी का मौन ज्यादा चुभता है। तो कह रही है कि बट हिज साइलेंस मोर एलोक्वेंट देन एनी एंगर। किसी भी गुस्से से ज्यादा उसका जो साइलेंस है वो एलोक्वेंट है, वो उसको परेशान कर देता है। चुप्पी कई बार बहुत ज्यादा शोर करती है। फ्रीज मी, मुझे जमा देती है। एंड आई डोंट रियली नीड टू आस्क द क्वेश्चन व्हाई मी। और अब उसको वास्तव में कोई आवश्यकता भी नहीं है यह प्रश्न पूछने की कि व्हाई मी, क्यों वो। बिकॉज आई नो, क्योंकि अब वो जानती है। इट वॉज बिकॉज ऑफ अ स्पीडिंग ट्रक विच रैम्ड इनटू अ कार ऑन द हाईवे। क्योंकि ये एक ट्रक की वजह से था, जो ओवर स्पीडिंग ट्रक था, जो कि एक कार में जाकर के टक्कर मार दिया था, घुस गया था। एंड अ गर्ल हु डाइड, और एक लड़की जो मर गई थी। एंड अ गर्ल हु डाइड, anyone he is supposed to have said, my husband, just anyone. But why was it me? वो क्वेश्चन कोई मतलब नहीं था पूछने का, उसको पता था वो क्या उत्तर उसको मिलेगा। As I sit thinking about this, जैसे वो बैठी ये सब सोच ही रही थी, she comes back into the room and I am filled with a hope and eagerness. वो बैठी सोच ही रही थी, तभी वो लड़की फिर से वापस आई उस कमरे में, उसकी बेटी। और उसको देखते ही उसे एक उम्मीद बंध गई, फिर से एक आशा से वो बढ़ गई, और एक उसके अंदर ईगरनेस हुआ। अ हाफ राइज फ्रॉम माई चेयर, वो अपने कुर्सी से थोड़ा आधा उठी सी हुई। आई हैव अ पिकॉक फेदर, लेट मी शो इट टू यू। नरेटर ने कहा अपनी बेटी से कि मेरे पास वो पिकॉक फेदर है, वो मोर का पंख है, लेट मी शो यू। तो मुझे दिखाने दो, रुको। आई से टू हर बट शी पिक्ड अप अ बुक एंड वॉक्स अवे फ्रॉम मी। उसने कहा उससे, लेकिन वो रुकी नहीं, एक किताब ली और चली गई।
Her long, slim brown legs taking her away from me remorselessly. Remorselessly का मतलब होता है कि निर्दयता से. उसके जो पतले लंबे ब्राउन कलर के पैर थे, भूरे रंग के पैर, उसको बड़ी निर्दयता से उससे दूर ले जाते रहे. I stare at her slender back, at the thin neck, where little curls grow, enduringly feminine, giving her a childish, vulnerable look. और वो उसकी पीठ को, स्लेंडर जैसी लंबी पीठ को देखती रही, और उसकी गर्दन को, पतली गर्दन, वेयर लिटिल कर्ल्स, जहाँ पर जो उसके बाल थे, उनके कर्ली बाल्स, उसके कर्ल्स, उसकी लटें ग्रो हुई थी, लटक रही थी. एंड्योरिंगली फेमिनाइन, गिविंग हर अ चाइल्डिश वनरेबल लुक. एंड्योरिंगली का मतलब होता है कि ऐसी सुंदरता जो दूसरों को प्रिय लगे, दूसरों को अपना बना ले. फेमिनाइन मीन्स, फेमिनाइन ब्यूटी मीन्स जो उसकी गर्दन थे, उसके जो कर्ल्स थे, उसकी एक फेमिनाइन ब्यूटी जो दूसरों को अपनी ओर आकर्षित कर ले, ऐसी ब्यूटी. गिविंग हर चाइल्डिश वनरेबल लुक, और ये उसको एक बचकाने से भरा हुआ, बचपने से भरा हुआ, और एक वनरेबल का मतलब होता है दुर्बल. एक दुर्बल सा जो उसका शरीर था, उसको एक बहुत प्यारा सा लुक दे रहा था. आई लॉन्ग टू फॉन्डल हर. फॉन्डल का मतलब होता है कि प्यार से सहलाना. वो उसकी गर्दन को बहुत प्यार से सहलाना चाहती थी. टू पास माई हैंड्स ओवर हर नेक, बट आई एम अफ्रेड ऑफ बीइंग रिबफ्ड. लेकिन वो फिर से अक्खड़ तरीके से इनकार कर दिए जाने या प्रतिकार कर दिए जाने से डरती थी. आई नो यू वोंट रिस्पॉन्ड. वो ये बात जानती थी कि वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगी. आई डोंट हैव द की टू ओपन अप दिस ब्यूटिफुल चाइल्ड. दो शी इज माइन, आई डोंट हैव द की टू हर फादर इधर. यद्यपि वो उसी की बेटी थी, बट वो उसके दिल का दरवाजा खोलने का रास्ता नहीं जानती थी. उसकी चाबी उसके पास नहीं थी. आई डोंट हैव द की टू हर फादर इधर. उसके पिताजी के दिल का भी दरवाजा वो नहीं खोल पाती थी. उसकी भी चाबी उसके पास नहीं थी. देयर वाज सेम डिस्टेंस बिटवीन मदर एंड डॉटर एंड वाइफ एंड हस्बैंड. It is as if I am in my own house, confronted with two closed rooms. I am condemned to sit outside and gaze helplessly at the closed doors. और वो ऐसा महसूस कर रही थी कि जैसे अपने ही घर में दो बंद कमरों के सामने मजबूर होकर के बैठ करके उन कमरों को देखना है. यहाँ पर जो दो बंद कमरे हैं, दैट इज द मेटाफर फॉर अ डॉटर एंड हस्बैंड. वो दोनों ठीक एक बंद कमरे के जैसे थे उसके लिए, कि अंदर क्या है वो नहीं जान सकती है, वो नहीं जा सकती है अंदर, अंदर नहीं झांक सकती, अंदर नहीं देख सकती है, बस बाहर से परेशान होकर के बैठी देख सकती है. आई फोर्स माई सेल्फ टू गेट अप. बहुत कोशिश करके खुद उठी. आई बिगन rummaging among my things for the peacock feather. rummaging का मतलब होता है सामान को इधर उधर करते हुए कुछ खोजना, बिखेरते हुए, चीज़ों को बिखेरते हुए कुछ खोजना. उसने पिकॉक फेदर खोजने के लिए सामान को इधर उधर किया. आई हैव लॉस्ट, मिसप्लेस्ड सो मैनी थिंग्स इन माई लाइफ. उसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें खोई थी, बहुत सारी चीज़ें मिसप्लेस हो गई थी. बट आई फाइंड द पीकॉक्स फेदर. लेकिन उसका जो पीकॉक फेदर था उसे मिल गया. एज आई लुक एट इट, जैसे उसने उस पीकॉक फेदर को देखा, आई एम ओवरकम बाय एन ऑनरस मेमोरीज
तभी उसको उसकी पुरानी यादें याद आने लगी। वो वापस अपनी मेमोरीज में चली गई। माई ग्रैंड मदर यूज टू टेक मी टू अ टेम्पल। उसकी जो ग्रैंड मदर थी, जब वो बच्ची थी तो उसको एक टेम्पल ले जाया करती थी, मंदिर ले जाया करती थी। आई वुड गो विद हर, quivering in delighted anticipation, for there were peacocks there. वो अपनी दादी के साथ उस मंदिर इसलिए जाया करती थी क्योंकि उस मंदिर में मोर थे, पीकॉक्स थे। आई आई हैड टेकन इट फॉर ग्रांटेड देन। तब उसको ये बात असहज रूप में समझ में आती थी, कोई उसको विशेष बात इसमें नहीं लगती थी कि मंदिर में टेम्पल में पीकॉक, मंदिर में पीकॉक। बट नाउ आई वंडर, लेकिन अब उसको इस बात पर आश्चर्य होता है। पीकॉक्स इन अ टेम्पल, एक मंदिर में मोर कैसे, हाउ? आई कैन रिमेंबर हाउ ब्रेथलेस आई वुड बी व्हेन आई रीच्ड द टेम्पल। और वो इस बात को याद कर सकती है कि कैसे ब्रीथलेसनेस के साथ, फूलती हुई सांसों के साथ वो मंदिर पहुंचती थी। वुड द पीकॉक कम आउट एंड डांस फॉर मी? वो ये बात सोचती थी, ये पूछती थी कि क्या वो जो मोर हैं वो बाहर आकर के उसके लिए डांस करेंगे, नाचेंगे। कैन आई गेट अ फिदर? कैन आई, पूछती है कि क्या मुझे इस मोर का एक पंख मिलेगा? आई वुड आस्क ओवर एंड ओवर अगेन। बार बार वो अपनी दादी से पूछती थी। इफ यू आर लकी गर्ल, शी वुड से। और दादी कहा करती थी कि अगर तुम एक लकी गर्ल हो तो निश्चित रूप से तुम्हें मिलेगा। एंड वन डे आई डिड, और एक दिन उसको मिला भी। आई वॉन्ट टू शेयर इट विद माई डॉटर। और वो उस मोर पंख को अपनी बेटी के साथ शेयर करना चाहती थी। द पीकॉक, माई एक्साइटमेंट, द मेमोरी ऑफ माई ब्यूटिफुल ग्रैंड मदर एंड द पीकॉक्स feather, but she won't listen to me, it's too late. वो उस मोरपंख को, अपनी दादी माँ की यादों को, अपने एक्साइटमेंट को, अपनी यादों को, सारा कुछ अपनी बेटी के साथ शेयर करना चाहती थी, उसको बताना चाहती थी, उसको दिखाना चाहती थी। बट वो सुनेगी नहीं, अब बहुत देर हो चुकी है, वो जा चुकी है। समटाइम्स आई थिंक वी आर ऑल चिमिलियंस। और नरेटर कभी कभी सोचती है कि हम सभी गिरगिट हैं। वी चेंज कलर, हम रंग बदलते हैं। बिकम डिफरेंट बींग्स विद डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोगों के साथ अलग अलग रंग में बदल जाते हैं। ये सच भी तो है। हम लोग हर रोज कितने मुखौटे पहनते हैं, कितने रोल प्ले करते हैं, अलग अलग समय पर अलग अलग लोगों के साथ किस किस तरीके से रंग बदलते हैं। सच ही तो कह रही है। Sometimes I think we are all chameleons. We change color because different things became different things with different people. With my servants I am authoritative. अपने रंग बता रही है कि कितने रंग वो बदलती है। ठीक है, अपने वो सर्वेंट्स के साथ अथॉरिटेटिव है। विद माई पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबल, और अपने पेरेंट्स के साथ है रिस्पॉन्सिबल है। हैप्पी, गो लकी, और बहुत प्रसन्न, एकदम लकी सी दिखने वाली। बट विद माई हस्बैंड एंड चाइल्ड आई एम फूलिश, स्टूपिड एंड इनआर्टिकुलेट। लेकिन अपने हस्बैंड के साथ, अपनी बेटी के साथ वो फूलिश है, बुद्धिहीन है, स्टूपिड है, मूर्ख है, इनआर्टिकुलेट है। इनआर्टिकुलेट का मतलब है कि एक ऐसा व्यक्ति जो वाक्पटु ना हो, जो अपनी बातों को स्पष्ट रूप से बहुत अच्छे से किसी से कह नहीं पाता। When I am with them
आई बिकम डल एंड ब्राउन। जब वो अपने हस्बैंड एंड बेटी के साथ होती है तो एकदम डल बन जाती है। ब्राउन, नो नॉट इवन दैट, ब्राउन भी नहीं, आई लूज कलर कंप्लीटली। अब वो पूरी तरह से रंग खो चुकी है, अब उसमें कोई रंग नहीं बचे। एंड विद हिज फैमिली टू, और केवल उन्हीं दोनों के साथ नहीं, अपने हस्बैंड की फैमिली के साथ भी उसका ऐसा ही रिलेशन है। दे कैन नेवर फॉरगेट दैट ही मैरिड बीनीथ हिम, नेदर कैन आई। और उसकी फैमिली के लोग और मेरा हस्बैंड दोनों ये बात नहीं भूल सकते हैं कि उन्होंने अपने से नीचे कुल में, अपने से नीचे स्तर की एक लड़की से विवाह किया है। और ये बात वो खुद भी नहीं भूल सकती है, नरेटर भी नहीं। बिफोर दे विजिट अस आई टेक एंडलेस ट्रबल टू टाइडी द हाउस। और जब वो लोग उसके घर को विजिट कर रहे थे, जब उससे मिलने आने वाले थे, तो उसने घर को बहुत कोशिश करके एकदम साफ सुथरा किया था। बट इट रिमेन्स डल, डेड, टिल ही आर द चाइल्ड डज समथिंग। और ये घर तब तक बिल्कुल डल बना रहा, एकदम से डल, जब तक कि उसका हस्बैंड या वो बच्ची कुछ नहीं करते। अ स्मॉल टच एंड द हाउस लुक्स डिफरेंट। उन दोनों के एक छोटे से टच से घर एकदम सुंदर बन जाता, एकदम बेहतरीन। आई स्लॉग इन द किचन फॉर हिज फैमिली। स्लॉग का मतलब होता है कि बहुत उबाऊ काम, कोई ऐसा काम जो कि बहुत कठिन है या उबाऊ है, उसमें लगे रहना। वो किचन के उबाऊ काम और कठिन काम में लगी रहती है। किसके लिए? फॉर हिज फैमिली, अपने हस्बैंड के फैमिली के लिए। आई मस्ट इम्प्रेस देम, वो निश्चित रूप से उन्हें इम्प्रेस करना चाहती है। सो देम ही इज वेल लुक्ड आफ्टर, वो उन्हें दिखाना चाहती है कि वो उनकी बहुत अच्छे से देखभाल करती है। दे सिट एट द टेबल केयरलेसली ईटिंग द फूड आई हैव प्रिपेयर्ड। वो टेबल पर सभी लोग केयरलेसली बैठ करके भोजन करते रहते हैं, वो भोजन जो उसने बनाया है, नरेटर ने। आई हैड प्रिपेयर्ड एंड टॉक ऑफ माई थिंग्स, और उसी की चीज़ों के विषय में बात करते हैं। टॉक ऑफ मैनी थिंग्स, बहुत सारी चीज़ों के विषय में बात करते हैं। इग्नोरिंग मी, बस इग्नोर किसे करते हैं? उस खाने को बनाने वाली को, उस घर की लक्ष्मी को, नरेटर को। द टॉक फ्लोज above and round me, leaving me untouched। जो भी बातें हैं उसके आसपास, ऊपर नीचे, अगल बगल से गुजरती हैं, बट उसे उसे अकेले टच नहीं करती। He is untouched with the talk। An outsider in my own home, have they looked me out or have I looked myself in? कोई आउटसाइडर इन माई ओन हाउस, वो अपने ही घर में एक बाहरी की तरह है। या हैव दे लुक्ड मी आउट, या फिर वो लोग उसे बाहर का समझते हैं। हैव आई लुक्ड माई सेल्फ इन, क्या उसने कभी खुद को घर का समझा है, घर के अंदर का समझा है? आई एम फुल ऑफ गिल्ट दीज डेज, इन दिनों वो बहुत गिल्ट से भरी हुई है। आई एम अ फेलियर, नरेटर खुद को एक फेलियर मानती है। एज अ वाइफ, एज अ कंपेनियंस, एज अ मदर, कंपेनियन के रूप में, मदर के रूप में, वाइफ के रूप में वो अपने को फेलियर मानती। बिटवीन माई हस्बैंड एंड माई सेल्फ देयर इज अ ब्लैंकनेस, उसके और उसके हस्बैंड के बीच में एक ब्लैंकनेस है, एक खालीपन है। वी नेवर क्वेरल, वो दोनों कभी झगड़ते भी नहीं हैं। ऐसा ही नहीं, ऐसा लगता ही नहीं कि वो दोनों एग्जिस्ट करते हैं।
एंड विद माई डॉटर आई एम हेल्पलेस। और अपनी बेटी के साथ वो असहाय हो जाती है, हेल्पलेस होती है। हर फिट्स ऑफ एक्साइटमेंट, हर क्वेश्चंस, हर रेज, हर टंट्रम्स। टंट्रम्स का मतलब होता है आवेश। तो उसकी जो बेटी है, उसका एक्साइटमेंट, उसके क्वेश्चंस, उसका गुस्सा, उसके आवेश, आइडियाज, उसके जो आइडियाज हैं, आई कैन कोप विद नन ऑफ दीज। वो इनमें से किसी के साथ एडजस्ट नहीं कर पा। एंड आई हैव नो, सी fills me with the same delight the peacock did, and I have no more in common with her than I had with the beautiful peacock. वो, उसकी बेटी, उसको ठीक उसी खुशी से भर देती है, उसी प्रसन्नता से भर देती है जैसा कि उसे उस पिकॉक को देख करके हुई थी, उस मोर को देख करके हुई थी। एंड आई हैव नो मोर इन कॉमन विद हर एंड आई हैड विद द ब्यूटिफुल पिकॉक आई सैट दैट डे इन द टेम्पल। लेकिन जैसा कि उस दिन उसने उस पिकॉक को देखा था टेम्पल में, और आज जब वो अपनी बेटी को देखती है, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। फिर भी उसकी बेटी को देख करके उसको वही प्रसन्नता होती है जो उसे मंदिर में उस दिन पीकॉक को देख करके हुई। नाउ सी इज आस्किंग हर फादर अबाउट रॉबिन। अब फिर से वो वास्तविकता में लौटती है, अपनी मेमोरी से बाहर आती है और देखती है तो अब उसकी जो बेटी है, सी इज आस्किंग हर फादर अबाउट द रॉबिन बर्ड। सी लिसन्स ईगरली एज ही टॉक्स एंड एक्सप्लेन्स। बहुत ध्यान से सुन रही है। They are looking at a book, their faces eager and alive. दोनों किताब में देख रहे हैं, उनके चेहरे एकदम उत्सुक हैं, उत्सुकता से भरे हुए हैं और जीवंत नजर आ रहे हैं। The reading lamp casts a halo of light around their glowing faces. और जो जो रीडिंग लैम्प है, उसकी रोशनी उनके चेहरे के चारों ओर एक प्रभामंडल बनाती, एक प्रकाश वृत्त बना रही है। बट द लाइट डज नॉट रीच द कॉर्नर वेयर आई एम सिटिंग। लेकिन उसका प्रकाश, उसकी लाइट उस कोने तक नहीं पहुंच रही है जिस कोने में नरेटर बैठी है। आई एम कॉन्शियस ऑफ एन एक विद इन मी, एन एक आई कैन नॉट डिग्निफाई विद द नेम ऑफ ग्रीफ। उसे अपने अंदर एक दर्द महसूस होता है, ऐसा दर्द जिसे वो समझ नहीं सकती है, समझा नहीं सकती है। Even my emotions and feelings refuse to take on longer dimensions, but nothing can ease my ache. I get up and go closer to them. वो जो उसका दर्द है, उसके जो दुख हैं, उनको वो समझ नहीं सकती लार्जर डायमेंशंस पर, और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके दुख को कम कर सके। वो उठती है और उनके थोड़ा पास जाती है। The vivid color of the birds in the book dazzle my eyes after the dark. I am suddenly reminded of my childhood, filled with nostalgia for a home that exists no more. वो जाती है उनके पास और देखती है कि वो लोग बुक में देख रहे हैं, उसमें जो चिड़िया छपी हुई है, जो रॉबिन बर्ड उसमें छपी हुई, उसके कलरफुलनेस को देख करके उसकी आंखें चौंधी आ जाती और उसको अपने बचपन के दिनों की याद आ जाती है। और उसका उसका जो माइंड है वो उसके बचपन के दिनों के उस घर से भर जाता है, जो घर अब एग्जिस्ट नहीं करता, अब जो घर नहीं है। आई एम सडनली रिमाइंडेड ऑफ माई चाइल्डहुड।
filled with nostalgia for a home that exists no more. When I was a child, we lived in a house surrounded by trees. जब वो बच्ची थी, छोटी थी, तो वो लोग एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ चारों तरफ से पेड़ थे. I often wake up to see a sparrow hopping into the window near my bed. और वो जब सुबह जगती थी तो उसको एक स्पैरो बर्ड, एक गौरैया चिड़िया उसके बेड के आसपास उछलती कूदती फुदकती नजर आती थी. प्लेन ब्राउन एंड डल. कैसी है गौरैया चिड़िया? एकदम सादी, ब्राउन कलर की, एकदम डल. इट वॉज श्योर ऑफ इट सेल्फ अश्योर्ड एंड कॉन्फिडेंट. बट वो सेल्फ अश्योर्ड है, कॉन्फिडेंट है. एंड देयर वॉज आल्सो विविड स्ट्रीक ऑफ कलर फ्लाइंग आउट ऑफ ट्रीज. उसके अलावा बहुत सारे रंग जो थे वो बाहर पेड़ों पर उड़ रहे थे. एंड देयर वर आल्सो विविड a streak of color flying out of trees. I never knew the name of these birds. और उस समय जो नरेटर है वो उन चिड़ियों, कलरफुल बर्ड्स के नाम भी नहीं जानती थी. I could never identify the various cries that blended in some mysterious way into a harmonious melody. और वो जो डिफरेंट वॉइसेस, अलग अलग बर्ड्स की जो आवाज़ें थी वो आपस में जो ब्लेंड हो करके मिल करके एक बहुत सुंदर सी मेलोडियस संगीत में आवाज़ में बदल जाते थे. उनमें से बहुत सारी आवाज़ों को वो पहचानती भी नहीं थी. बट दे वर पार्ट ऑफ माई लाइफ. लेकिन फिर भी वो उसके जीवन का हिस्सा थे. Now listening to my husband telling the child about the robin, I am conscious again of my ignorance. अब जरा यहाँ पर एक विसंगति देखिए कि बचपन के दिन थे जब वो उन संगीत की ध्वनियों को समझ लेती थी जो कि जो पक्षी उसके लाइफ के पार्ट नहीं थे उनको वो समझ पाती थी, वो उसको मेलोडियस लगते थे. लेकिन आज जो बेटी, जो हस्बैंड, जो उसके जीवन का हिस्सा है, उनकी बातों को वो नहीं समझ पा रही. सी इज ignorance. He has ignorance about that. आगे कहती है, लेट मी टेल यू अबाउट द पीकॉक. आई सेड, उसने कहा कि मुझे तुम्हें पीकॉक के विषय में बताने दो. बट व्हाट कुड आई हैव टोल्ड हर. लेकिन मैं उसे क्या बताई होती. ओनली दैट आई saw it dancing once, brazenly exhibiting the glory of its fan, the sunlight flickering, the blue and green and bronze with a golden dust that dazzle my eyes. वो क्या बताती, यही कि उसने बचपन में एक बार एक पीकॉक देखा था, उसको नाचते हुए देखा था, और जो सूर्य की रोशनी थी वो उसके पंखों से छन छन करके आती थी. क्या बताती उस eyes which made it for me forever the most enchanting moment of my life. और वो उस पीकॉक का नाचना, वो रोशनी जिसने उसे उसकी आंखों का सबसे इंचैंटिंग, सबसे सुंदर, सबसे मोहक दृश्य बना दिया था उसके जीवन का. बट आई कैन नॉट से, लेकिन वो नहीं कह सकती थी एनी ऑफ दीज टू. कोई भी बातें अपनी वो इन दोनों में से किसी से नहीं कह सकती थी. ना ही अपने हस्बैंड से, ना ही अपनी बेटी से. माई हस्बैंड एंड माई चाइल्ड, वी बिलोंग टू डिफरेंट स्पीसीज. वो अलग अलग स्पीसीज से बिलोंग करते थे, वो अलग अलग जातियों के प्राणी थे शायद. आई एम एन इंटरलोपर. वो अपने आप को एक इंटरलोपर समझती. इंटरलोपर का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, एक ऐसा जीव जो अनधिकृत रूप से प्रवेश कर गया हो कहीं,
ऐसा लगता है कि जैसे वो अनधिकृत रूप से यहाँ आ गई है, वो यहाँ की नहीं। I do not belong. I move away from them resolutely. और वो एक दृढ़ निश्चय के साथ वहां से मूव कर जाती है। A dawdle over my work. A dawdle over my work deliberately. डाउडल का मतलब होता है सुस्ती से धीरे धीरे चलते हुए वो वापस अपने काम पर लग गई। So that I'm late going to bed. ताकि वो बेड पर थोड़ा देर से जाए। Two single beds. दो सिंगल बेड्स थे। Two islands that nothing can bridge. और वो दोनों सिंगल बेड दो आइलैंड के जैसे थे जिन्हें कोई ब्रिज नहीं कर सकता था, जिनको कोई जोड़ नहीं सकता था। Not the child, not even the bridge of passion. ना ही वो बच्ची, ना ही उनका पैसन। There was no passion between the two. He has not come to bed when I go into our room. जब वो अपने कमरे में गई तब तक उसका हस्बैंड बेड पर नहीं आया था। He sits and listens to music every night. हर रात जो उसका हस्बैंड है वो बैठ करके संगीत सुनता है। I lie on my bed, eyes open, listening to the music. Streaming across the dark. और वो लेट गई अपने बिस्तर पर और आंखें खुली हैं उसकी और वो भी संगीत को सुन रही है। I cannot understand this music. लेकिन वो इस संगीत को समझ नहीं सकती है। It is as incomprehensible to me as he is. ये संगीत भी ठीक उतना ही अनबूझा है उसके लिए जितना कि उसका हस्बैंड। उस ना तो अपने हस्बैंड के साथ कॉम्प्रहेंड कर पाती है, संवाद कर पाती है, ना ही इस संगीत के साथ कर पा रही है। At first I wanted to sit with him. पहले वो उसके साथ बैठना चाहती थी। To try and share his enjoyment. To ask him to open my ears to the sound so that they would become a melody. वो चाहती थी कि वो उसके पास बैठे, अपने हस्बैंड के पास बैठे और वो उसके कान खोल दे, उसको ये गीत, ये संगीत समझा दे ताकि ये जो ध्वनि है, ये जो आवाज़ है उसके लिए, जो शोर है उसके लिए, वो एक संगीत में बदल जाए, वो एक मेलोडी में बदल जाए। बट आई वॉज अफ्रेड। लेकिन वो डरती थी। नाउ आई नो आई विल नेवर डू इट। अब उसको पता है कि वो ऐसा कभी नहीं करेगी। इट इज़ हिज स्पेशल प्लेस। ये उसका विशेष स्थान है। हिज रिट्रीट, द प्लेस वेयर ही कैन बी मोस्ट अलोन। ये उसका रिट्रीट है, उसका एकांतवास है जहाँ पर वो एकदम अकेला होता है। आई विल नॉट इंट्रूड। इंट्रूड का मतलब होता है अनधिकार प्रवेश करना। वो कहती है कि हम अनधिकार इसमें प्रवेश नहीं करेंगे। एंड द वर्स्ट मोस्ट frightening thought is that he may ask me, what do you want? And the worst most frightening thought, और सबसे जो डराने वाला विचार है वो यही है कि वो मुझसे पूछे कि what do you want? तुम चाहती क्या हो? What do I want? मैं क्या चाहती हूँ? What a large, what a cosmic question that is. What do I want? I will have to live the whole of my life to know what I want. वो खुद भी नहीं जानती है कि उसको क्या चाहिए और इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए उसको अपना पूरा जीवन जीना पड़ेगा। And even then I will have no words to frame my wants. और फिर भी उसके पास अपनी चाहत, क्या वो चाहती है, इसके लिए कोई शब्द नहीं होगा। उन चाहतों को वो शब्दों में फ्रेम नहीं कर पाएगी।
And now I realize I have no words. Now I realize I have no wants. अब उसके पास कोई इच्छाएं नहीं थी, कोई चाहत नहीं थी. I have whittled them down out of fear. whittled का मतलब होता है छीलना, काटना, काट करके हटा देना. उसने इसको whittle डाउन कर दिया है, खत्म कर दिया है, हटा दिया है. किसके लिए? डाउन आउट ऑफ फियर. डर के मारे उसने इन चीजों को हटा दिया. अब उसकी कोई इच्छाएं नहीं, सारी इच्छाओं को उसने हटा दिया. आई हैव होप्ड टू गिव माई सेल्फ अ स्टीचर. आई थिंक आई डू नॉट हैव द सेल्फ abnegation. Instead I have dwindled. Without wants there is no I. That is why they so often look at me without seeing me. वो जानती है कि अब उसकी जो इच्छाएं हैं वो एकदम कम हो गई हैं, खत्म हो गई हैं. और बिना बिना इच्छाओं के, विदाउट वांट्स देयर इज नो आई. और बिना इच्छाओं के कोई एग्जिस्ट नहीं करता है. और शायद यही रीज़न है कि उसके हस्बैंड ने, उसकी बेटी ने, उसके परिवार ने अब उसको बिना उसके देखना शुरू कर दिया है. द म्यूजिक कम्स टू एन एंड. और अब संगीत खत्म हो गया. ही कम्स टू बेड. बेड पर आ गया. आई लाई स्टिल नॉट वांटिंग टू रिवील दैट आई एम वेक. आफ्टर सम टाइम्स आई हियर दिस हिज steady breathing. I can look at him now. He is lying in his usual hunched position, his back towards me. कुछ देर बाद उसके हस्बैंड के सोने की खर्राटे की आवाज़ें सुनाई पड़ने लगी. तब उसने उसकी तरफ देखा, अपने हस्बैंड की तरफ. वो उसे जानने नहीं देना चाहती थी कि वो अभी जग रही. हमेशा की तरह वह उसकी तरफ पीठ किए हुए सोया था, हंस्ड पोजीशन में. द बैक इज म्यूट. उसकी जो पीठ थी वो शांत थी, म्यूट थी, उसमें कोई आवाज नहीं. बट हिज नेक इज लाइक द चाइल्ड्स. लेकिन जो उसकी गर्दन थी वो उसकी बेटी की जैसी थी. थिन एंड समहाउ वनरेबल. बहुत पतली सी और शायद कमजोर सी. इट मेक्स हिम सीम एक्सेसिबल. I can almost imagine myself going to him, talking to him without inhibition, without fear, but I know I will not. वो कई बार खुद को इमेजिन करती थी कि वो उसके पास जा रही है, बैठ करके बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी डर के बातें कर रही है. बट वो जानती है ऐसा कभी नहीं होगा. As I try to force myself to sleep, I hear muffled sound from other room. जैसे वो खुद को जबरदस्ती सुलाने की कोशिश कर रही थी, तभी उसने दूसरे कमरे से दबी हुई मंद मंद आवाज में रोने की आवाज सुनी. आई होल्ड माई ब्रीथ वेटिंग फॉर द क्राई टू बी रिपीटेड. उसने अपनी सांसें रोकी ताकि वो रोने की आवाज को दोबारा सुन सके. Perhaps he will hear. Perhaps he will get up. When she was a baby, he wake up for her feed. He never let me do it. और उसे उम्मीद थी कि शायद उसका हस्बैंड जगेगा, उसको सुनाई पड़ेगी ये रोने की आवाज जो कि उसकी बेटी की थी. जब उसकी बेटी छोटी थी तो वो हमेशा जगा करता था उसको फीड के लिए, उसको दूध देने के लिए, उसको भोजन देने के लिए. ये काम वो अपनी वाइफ को कभी करने नहीं देता था, नरेटर को करने नहीं देता था. आई हियर द साउंड अगेन बट ही डज नॉट स्टर. उसने फिर से आवाज सुनी रोने की, लेकिन उसका जो हस्बैंड था उसमें कोई गति नहीं थी. आई नो नाउ दैट शी इज क्राइंग इन टू हर पिलो. वो जानती थी कि वो तकिए पर सिर दिए
रो रही है। आई हेजिटेट टू इंट्रूड, वो अनधिकार रूप से वहां जाने से हेजिटेट कर रही थी, घबरा रही थी। बट द साउंड्स टीयर एट मी, almost in anger at his husband's figure, willing him to wake up to go to her. और उसकी रोने की आवाजें उसको गुस्सा दिला रही थी, उसको द्रवित कर रही थी। उसने अपने हस्बैंड को देखा बहुत गुस्से में, इस उम्मीद के साथ कि वो उसे जगा दे, इस इच्छा के साथ कि वो उसको जगा दे। As I stare at the motionless figure, the conviction grows within me that bridges have to be built. जैसे ही वो अपने हस्बैंड की तरफ देख रही थी कि उसको जगाए, तभी उसके दिमाग में एक विचार आया, एक सोच आई, एक प्रबल धारणा, एक भरोसा जगा कि ब्रिजेस हैव टू बिल्ड, पुल बनाने पड़ते हैं, रास्ते जोड़ने पड़ते हैं। दे डू नॉट कम आउट ऑफ नथिंग, ये ऐसे कैसे बिना कहीं बाहर से ऐसे ही अचानक से प्रकट नहीं हो जाते। दे हैव टू बी क्रिएटेड, इन्हें बनाना पड़ता है। आई गेट हरीडली आउट ऑफ बेड, वो जल्दी से अपने बेड से उठी। आई पुल माई साड़ी अराउंड मी, द ग्राउंड फील्स कूल एंड स्मूथ टू माई बेयर फीट। वो जल्दी से उठी, अपनी साड़ी लपेट करके चली। पैर, जमीन, मिट्टी, फर्श उसको ठंडी और स्मूथ लग रही थी, उसके पैरों को जो बेयर फीट थे उसके। हर फेस इज बरीड इन द पिलो। अब उसके कमरे में गई तो उसने देखा कि उसकी जो बेटी है अपना फेस पिलो पर छुपाए हुए है, अपना चेहरा तकिया में दबाए हुए है। द यंग बॉडी इज अटरली स्टिल। जो उसकी बेटी थी वो पूरी तरह से स्थिर थी। बट देयर इज अ tenseness about it that tells me she knows I am there, though my feet have made no sound. यद्यपि जब वो कमरे में आई तो उसके पैरों से कोई आवाज नहीं हुई थी, लेकिन उसकी बेटी की जो पोजीशन थी उसको देख करके उसे महसूस हो रहा था कि वो जान रही है कि वो इस कमरे में आ चुकी है। I bent down and call her name. She does not respond. वो उस पर झुकी और उसने उसका नाम लेकर के बुलाया। Shall I get पापा? उसने पूछा। जब उसने रिस्पॉन्स नहीं किया उसने पूछा, क्या मैं पापा को बुलाऊं? I whisper, remembering how when she had the measles she had wanted him all the time. She gets up abruptly, showing me her tear-stained face. She has given herself totally to grief. Whatever the cause, her grief is large, real. और जैसे उसने कहा कि क्या वो पापा को बुलाए, उसको याद आने लगा कि जब उसको मीजल्स हुआ था उसकी बेटी को, तो अपने फादर को वो हर समय अपने पास चाहती थी। उसका जो दुख था वो बड़ा रियल था। वो उठी और उसने अपना आंसुओं से भरा भीगा हुआ चेहरा उसको दिखाया। नो, उसने कहा नहीं। बेटी ने कहा, शी सेज, नो नॉट हिम, उसे उन्हें मत बुलाओ। यू वांट मी, उसने पूछा फिर से कि क्या तुम मुझे यहाँ चाहती हो। जॉय इज सराउंडिंग थ्रू द स्कम ऑफ माई डिस्ट्रेस। उसका जो डिस्ट्रेस था, उसकी जो पीड़ा थी, उसकी कष्ट थी, जो नरेटर है उसकी पीड़ा और कष्ट से उभर करके एक जॉय, एक हैप्पीनेस बाहर आ रही थी, सतह पर आ रही थी। सरफेसिंग का मतलब है सतह पर आना। Her eyes are distant. No, she says again. No one. उसने अचानक से कहा, कोई नहीं, कोई नहीं। Suddenly her eyes filled with tears. अचानक से उसकी जो आंखें थी
वो आंसुओं से भर गई। दे स्पिल ओवर, आंसू बाहर निकल गए। हर फेस इज कंट्रॉटेड, हर माउथ इज वर्किंग, शी लुक्स ऑलमोस्ट अगली। I sit down and put my arms around her. What is it? I ask. उसकी आंखों से आंसू बह गए। वो अब बहुत सुंदर नहीं दिख रही थी आप भीगे हुए आंसुओं में। नरेटर उसके पास बैठ गई। बैठ करके प्यार से उसके चारों तरफ अपनी हाथ रखे, अपनी बाहों में लिया उसको, पूछा क्या है? What is this? What is it? क्या कारण है? When she can control her sobs, she tells me. जब वो अपना सुबकना, अपना रोना रोक सकी तो उसने उसको बताया। I look at her with conflicting feelings. वो एक कॉन्फ्लिक्टिंग फीलिंग्स के साथ, आपस में संघर्ष करते हुए भावों के साथ उसने अपनी बेटी को देखा। माई डॉटर ऑन द ब्रिंक ऑफ विमेनहुड। अब उसकी जो बेटी थी वो गर्ल से विमेनहुड के ब्रिंक पर थी, मतलब वो विमेन होने की काफ़ी नज़दीक थी। मीन्स हर फर्स्ट पीरियड्स are about to come. The child, a woman. Suddenly I feel joyous, exalted, as if I have found one key, opened one door. अचानक से जो नरेटर है वो थोड़ा सा अंदर से हैप्पीनेस फील करने लगी कि शायद उसने एक चाबी पा ली, शायद उसने एक दरवाजा खोल लिया। बट हर फ्राइटेंड आईज ब्रिंग मी बैक टू माई लाइफ। लेकिन उसकी जो डरी हुई आंखें थी उसने उसको रियलिटी में वापस ला दिया। आई रिमेंबर हाउ आई हैड वंस ट्राइड टू टेल हर अबाउट द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप। शी हैड impatiently rebuffed me. Pooh, that who doesn't know about all that. तभी उसको याद आया कि जब उसने एक बार उसको, अपनी बेटी को, कैसे चीज़ें ग्रो करती हैं, कैसे लोग बड़े होते हैं, इसके विषय में, प्रोसेस के विषय में बताने जा रही थी, तब उसने उसको रेबफ किया था, झटक दिया था कि ये कौन नहीं जानता है। नाउ ऑल हर सेल्फ पोजीशन हैज डिजर्टेड हर। लेकिन अभी उसका जो सेल्फ पोजीशन था वो नष्ट हो चुका था, निर्जन पड़ा था, खाली हो गया था। शी इज ओनली अ वोफुल फ्राइटेंड चाइल्ड। अब वो केवल एक डरी हुई बच्ची थी। इट इज एज इफ शी इज फेसिंग फोर्सेस दैट कैन नॉट अंडरस्टैंड और कंट्रोल। ऐसा लग रहा था जैसे वो इस समय ऐसे ताकतों का सामना कर रही थी जिनको ना तो वो समझ सकती थी और ना कंट्रोल कर सकती थी। I talked to her gently, trying to make her feel it is natural, a part of growing up, something to be welcomed, accepted. वो उसे समझाने लगी, उससे प्यार से बातें करने लगी कि ये सारी चीज़ें नेचुरल हैं, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ, दिस इज़ पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप, वी शुड एक्सेप्ट इट, वी शुड वेलकम इट। शी लिसन्स टू मी साइलेंटली, lying with her knees drawn up to her chest. वो अपने घुटनों को अपने सीने तक लाए हुए लेटी रही। Like an unborn fetus waiting to be born again. ठीक वैसे जैसे माँ के गर्भ में एक भ्रूण पैदा होने के इंतजार में पड़ा होता है, जैसे एक बच्चा जो भी पैदा नहीं हुआ, अनबॉर्न जो फेटस है, वो पैरों को जिस तक मोड़ा हुआ माँ के गर्भ में सिकुड़ा होता है, ठीक वैसे ही वो बेटी उसकी वहाँ पर पड़ी रही। आई हैव अ पेन, सी सेज। बेटी ने बताया कि उसको दर्द है। द टीयर्स स्पिल ओवर, फिर से आंसू बह चले। आई वेप देम विद द एंड ऑफ माई साड़ी। नरेटर ने अपनी साड़ी के एंड से उसके आंसू पूछे। आई मेक हर गेट अप एंड शो हर व्हाट इज टू बी डन।
उसने उसको उठाया और उसको समझाया कि क्या कुछ करना है, बातें उसको समझाई, हाउ टू मैनेज द पीरियड्स, ये बातें सारे उसने समझाई उसको। आई गेट हर अ हॉट वाटर बॉटल फॉर द पेन, और दर्द के लिए उसने गर्म पानी की एक बॉटल ला करके दी जिससे उसको दर्द में राहत हो। आई ब्रिंग हर अ कप ऑफ हॉट मिल्क, उसने उसके लिए गर्म दूध का एक कप दिया। एंड सिट बाय हर साइड एज सी ड्रिंक्स इट, और वो जब तक पीती रही तब तक नरेटर अपनी बेटी के बगल में बैठी थी। शी इज अनएक्सपेक्टेडली docile and childlike, the child who has just become a woman, but the clouds of hurt and bewilderment. So she's unexpectedly docile and childlike. वो बिल्कुल अभी बिल्कुल docile थी. What is docile? Docile का means शांत, क्वाइट एंड इजी टू कंट्रोल। अभी बहुत ऐसी थी जैसे उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जा सकता था। वो बच्ची जो अभी अभी विमेनहुड में एंटर की है, जो अभी अभी गर्लहुड से विमेनहुड में एंटर की है, बिल्कुल शांत, एकदम आसान पड़ी थी। बट द क्लाउड्स ऑफ हर्ट एंड विविल्डरमेंट आर dissolving from her eyes as she sips the milk. She sits up with a new dignity and grace and grows me she and shows me she is accepting what has happened. अब उसको देख करके ऐसा लग रहा था जैसे जैसे वो दूध पी रही थी, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो अब उन चीज़ों को एक्सेप्ट करने लगी है जो कुछ हुआ था। कैन यू स्लीप नाउ, क्या तुम सो सकती हो? आई आस्क हर व्हेन शी फिनिश्ड द मिल्क, जब उसने दूध खत्म कर लिया तब उसकी माँ ने पूछा। शी डज नॉट रिप्लाई, उसने उत्तर नहीं दिया। आई स्विच ऑफ द लाइट, उसने बिजली बंद कर दी, बल्ब बंद कर दी, लाइट बुझा दी। एंड गो टू कवर हर अप, और उसको चद्दर या रजाई जो भी हो उड़ाने गई, उसको कवर करने गई। हर फिंगर्स सडनली टाइटन अराउंड माई हैंड, और अचानक से उसकी उंगलियों ने, उसके हाथों ने उसके हाथ को पकड़ लिया। बेटी ने माँ के हाथों को पकड़ लिया। नो डोंट गो, मत जाओ प्लीज, शी सेज विथ हर ओल्ड विगर। टॉक टू मी, टॉक टू मी ऑफ समथिंग, मुझसे बातें करो ना कुछ थोड़ा सा, बेटी ने माँ से कहा। एंड सडनली आई एम ओल्ड सेल्फ टू, व्हाट कैन आई टॉक टू हर अबाउट, व्हाट कैन आई टेल हर, मैं उससे क्या बातें कर सकती थी, क्या बातें करती मैं उससे। वर यू फ्राइटन टू, दे आस्क मी शाइली, उसने शर्माते हुए शाई तरीके से पूछा कि क्या तुम भी डरी हुई हो, फ्राइटेंड हो? उसने अपनी माँ से पूछा। यस आई टेल हर, उसने बताया उसको। आई टेल हर हाउ आई टू हैड क्राइड एंड हाउ माई ग्रैंड मदर हैड हेल्ड माई हैंड एज आई एम नाउ होल्डिंग हर्स। उसने उसको बताया कि जैसे जब उसकी माँ को, नरेटर को फर्स्ट पीरियड्स आए थे तब वो भी चिल्लाई थी, वो भी रोई थी, और उसकी जो ग्रैंड मदर थी उन्होंने उसके हैंड्स को, उसके हाथों को ठीक वैसे ही टाइटली पकड़ा हुआ था जैसे अभी उसकी मदर उसके हाथों को पकड़ी हुई है, नरेटर अपनी बेटी के हाथों को पकड़ी हुई है। योर ग्रैंड मदर, शी सेज वंडरिंगली एज इफ सरप्राइज्ड आई हैड वन, टेल मी अबाउट हर। वो बड़े आश्चर्य से बोली कि मुझे अपनी दादी के विषय में कुछ बताओ ना। शी वॉज ब्यूटीफुल आई से, यू लुक लाइक हर, नरेटर ने कहा कि वो बहुत सुंदर थी तुम्हारी तरह, तुम उनकी तरह दिखती हो। डू आई
I can't see her distinctly, but I can visualize her lips curving into an enchanting smile. Tell me about her, she repeats. उसने पूछा कि क्या सच में मैं उन्हीं के जैसी दिखती हूँ? जब वो बोल रही थी तो उसकी मदर नरेटर उसके हिलते हुए होंठों को देख रही थी, जिन पर अब थोड़ी थोड़ी स्माइल आनी शुरू हुई थी। फिर से वो कहती, टेल मी अबाउट हर, मुझे उनके विषय में कुछ बताओ। आई बिगन टू टॉक। आई टेल हर हाउ आई वेंट टू टेम्पल विद हर एवरी डे। अब नरेटर ने उसको बताना स्टार्ट किया। उसने बताया कि कैसे वो अपनी ग्रैंड मदर के साथ रोज टेम्पल जाती थी। एंड हाउ वन डे आई सा द पीकॉक डांस, और कैसे एक दिन उसने मोर को नाचते हुए देखा। आई टेल हर हाउ द सनलाइट हैड glinted on its many-hued fan and dazzled our eyes so that we would had become different people, different place. I still have the peacock's feather, I tell her. कि मेरे पास अभी भी वो मोर का पंख है जो मैंने उस दिन पाया था। Bridges have to be built. I feel I'm doing just that. नरेटर को लगा कि जो ब्रिज बिल्ड करना चाहिए, और उसे इस बात की खुशी थी कि उसने ये करना स्टार्ट कर दिया था। सो इट मी टुमारो, कल मुझे दिखाना प्लीज। हर वॉइस इज स्लर्ड विद स्लीप। ये स्लर्ड जो है, ये स्पेलिंग थोड़ा सा रॉन्ग है, ठीक है? ये होना चाहिए, पहला यू नहीं होगा, SLURRED। स्लर्ड का मतलब होता है कि मिली हुई, अस्पष्ट। जैसे शराब के नशे में जबान लड़खड़ाने लगे, वैसे नींद में उसकी जबान लड़खड़ाने लगी थी, और उस लड़खड़ाती हुई जबान से उसने कहा कि कल मुझे दिखाना प्लीज। ड्राउजली सी सेज, I'll ask टीचर, why not a peacock? मैं अपनी टीचर से पूछूंगी, why not a peacock? क्यों हम पीकॉक पर नहीं लिख सकते? Why not रॉबिन, I say slowly। और नरेटर ने कहा कि why not रॉबिन, रॉबिन ही क्यों नहीं? I say slowly, trying to formulate my thoughts। वो अपने विचारों को फॉर्मुलेट करती हुई उसने कहा, I remember the sparrow that had hoped onto my window sill every morning, that if I had seen the peacock, and what if the peacock were more beautiful, if it would have stuttered just the same। क्या होता अगर मैं उस पीकॉक को देखी होती या ना भी देखी हो, क्या होता? Everything is just the same। Why not a robin? We all belong। But she's sleeping। लेकिन अब वो सो रही थी। Her fingers loosely clasped round my hand। अभी भी उसकी जो उंगलियां थीं वो थोड़ा ढीली हो गई थी, लेकिन अभी भी उसके हाथों के चारों तरफ थी। I sit still and quite unmoving। और जो नरेटर है वो अभी भी स्टिल, एकदम शांत, बिना हिले डुले उसी के बगल में बैठी थी, अपनी बेटी के पास में। जो फ्रैक्चर रिलेशन था दैट वाज मेंड, जो गैप था मदर और बेटी के बीच में दैट वाज ब्रिज्ड। इट्स हैप्पी एंडिंग। दिस इज ऑल द स्टोरी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।